हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट की जगह बताने वाला हूं, लोकेशन बताने वाला हूं, या बोलते हैं टाइप बताने वाला हूं, जिससे आपके पैसे बहुत ही ज़्यादा ग्रो होंगे। धीरे धीरे करके स्टडी वे में आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है यहाँ पे लंबे अंतराल तक मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। स्पेसिफिक ये वीडियो उस लोगों के लिए है जिसको इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं पता, या फिर इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट एक ही जगह पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ऐसी जगह पे कर रहे हैं जिसका उसको खुद ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कि यहाँ पे क्या रिस्क है, क्या रिटर्न हमको मिलने वाला है, बट दूसरों की खबरों से या दूसरे के रिकमेंडेशन से वहां पे पैसा डालते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि एक साथ जब वो मार्केट या वो जो पर्टिकुलर एरिया है अगर वो गिरता है तो आप उसके पूरे के पूरे पैसे जो है यहाँ पे डूब जाते हैं। लेकिन आज आपको ये भी चीज बताऊंगा कि आपको किस वे में और कितना कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरधर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप्स टाइप के वीडियो मैं ये चैनल पे लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी जगह पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो यहां पे 3 चीज मेन आपको देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है वो है लिक्विडिटी। तो दोस्तों, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपको जब वो पैसों की जरूरत है तो कितने टाइम में वो पैसा जो है नकद यानी कि कैश में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं जैसे सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा इमीडिएट जहां लिक्विडिटी मतलब कि कैश में कन्वर्ट हो सकता है। आप एटीएम में जाते हैं, लिक्विड सीधा पैसा कैश से निकाल लेते हैं, तो उसका लिक्विडिटी बहुत ही हाई है। बट अगर आप सोचिए दोस्तों कि अगर आप एफडी में पैसा डाल रहे हैं तो उसका लिक्विडिटी कैसा रहेगा? उसका लिक्विडिटी आप 6 महीने के लिए डाल रहे हैं तो लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है उस पैसे को निकालने के लिए। तो ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है वो है कि उस पे कितना रिस्क है। आप जो पैसा जहां पे डाल रहे हैं वहां पे कितना रिस्क है आपका पैसा डूब जाने का, सारे के सारे आपके पैसे डूब जाए उसका परसेंटेज कितना है, तो वो आपको देखना चाहिए। थर्ड थिंग जो आपको देखनी चाहिए वो है ऑब्वियसली यार रिटर्न देखना चाहिए कि वो जगह पे मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों, यहां पे आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जो भी जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे आपका जो रिटर्न है मिनिमम आपका जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अभी आपका अगर इन्फ्लेशन रेट 4% चल रहा है और आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में आपका 2-5 लाख रुपए पड़े हुए हैं जिसका इंटरेस्ट अभी 3.5% से लेके कुछ बैंक 4% भी देती है। अगर वो परसेंटेज के हिसाब से आपको कम मिल रहा है तो मतलब कि आपका जो पैसा है वो अपना वैल्यू खो रहा है, तो वो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो 3 चीज मैंने बताई है। पहली चीज है लिक्विडिटी, दूसरी चीज है रिस्क, और तीसरी चीज जो है वो है रिटर्न। ये 3 चीज हमको जरूर से देखनी चाहिए जो भी जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं वो 5 तरीके के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो में एक आपको बोनस टिप्स भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहली चीज की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो पहला तरीका है, लोग सेविंग अकाउंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी सेविंग अकाउंट खोलना बहुत ही आसान चीज़ है। अभी यहाँ पे स्टूडेंट से लेके बुजुर्ग तक सबके पास में सेविंग अकाउंट अपना अपना रहता है, और सेविंग अकाउंट में जनरली हम लोग पैसा रखते रहते हैं जैसे हमको ज़रूरत नहीं है। जिसको कुछ भी पता नहीं कि इन्वेस्टमेंट या वैल्यू या इन्फ्लेशन रेट क्या चीज़ है, वो लोग अपना पैसा जो है सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देते हैं। जब जरूरत होगा तब देख लेंगे। सैलरी आती रहती है, सेविंग अकाउंट में पैसा जो है बढ़ता रहता है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक भी लोगों के पैसे वहां पे पड़े रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे हर बैंक अलग अलग रिटर्न देती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, तो इसको अगर हम लोग 3 नजरिए से देखें तो सबसे पहला है लिक्विडिटी। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है सेविंग अकाउंट की वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना पैसा तुरंत पैसा जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं सेविंग अकाउंट से। बट यहाँ पे भी अलग अलग बैंकों के कुछ लिमिटेशन है। जैसे अभी फिलहाल मैंने एक जो मेरा अकाउंट है उसमें से पैसा निकालने की कोशिश किया, तो वहां पे मैक्सिमम आप पर डे 1 लाख रुपए निकाल सकते हो, और कुछ बैंक ऐसी है जो आपको 50,000 रुपए तक का ही लिमिटेशन देती है। तो वो एक लिमिटेशन यहाँ पे आ जाती है, आप बड़ी अमाउंट में सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज यहाँ पे जो आती है वो है रिस्क। तो सेविंग अकाउंट में भैया कोई रिस्क नहीं है। आप जो भी बैंक के साथ में पैसा डाल रहे हैं वो सेफ ही रहेगी, क्योंकि सभी चीज अभी आरबीआई के कंट्रोल में है।
तो अच्छी बैंक में पैसा डालिए, जैसे SBI है, HDFC, ICICI, अच्छी बैंक है, एक्सिस बैंक। तो ये जो बैंक्स है उसके साथ में अगर सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, बहुत ही सेफ है, तो यहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत ही कम है। थर्ड थिंग आती है रिटर्न। तो भाई रिटर्न के मामले में ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जैसे बताया मैंने आपको 4% से 4.5% तक चलता रहता है, और इसका जो इंटरेस्ट है वो है 3.25% से 3.5% फॉर द SBI का बता रहा हूँ। कुछ नई बैंक जो है वो अपना प्रमोशन के लिए 4% भी देती हैं, बट जनरली 3.5% तक जो है इंटरेस्ट मिल जाता है, मतलब कि ये जो है इन्फ्लेशन रेट से कम है। तो ये प्रिफरेंस नहीं है कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालें, आपको नहीं डालना चाहिए, बट कुछ अमाउंट रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए वीडियो के अंत में बताऊंगा, जब आपको मैं अपना जो पोर्टफोलियो है वो बताने जाऊंगा कि आपको किस अकाउंट में कितने पैसे रखने चाहिए और क्यों रखने चाहिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सेकंड जो ऑप्शन है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो भैया फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो भी हम लोग करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट का टाइप है। लोग फिक्स डिपॉजिट छोटी छोटी अमाउंट में करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 3 जगह पे, पहला है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि आप अपना जो पैसा है एक नियत समय के लिए आप यहाँ पे डालते हैं, अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी यहाँ पे भरनी सकती है। तो जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे बहुत ही कम है। दूसरा है रिस्क। तो भाई FD में कोई रिस्क नहीं है, आप जो भी पैसा डालते हो आपको उसका जो इंटरेस्ट है वो मिलने ही वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड थिंग है रिटर्न। तो यहाँ पे रिटर्न जो मिलता है दोस्तों 5% से लेके 7% तक का रिटर्न यहाँ पे FD में मिल जाता है, जो बीट करता है इन्फ्लेशन रेट को। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, फिक्स्ड डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है, आजकल लोग गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्ड का अगर पिछले जो 50 साल है उसका अगर रिटर्न हम लोग यहाँ पे देखें तो एवरेज 10 से 12% का रिटर्न यहाँ पे गोल्ड ने दिया है, और ये जो लास्ट 5 साल है उसमें तो 15% से ज़्यादा का रिटर्न जो है गोल्ड दे रहा है, और आगे जाके भी गोल्ड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे मिलता ही रहेगा। तो गोल्ड जो है कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर इसमें हम लोग फिर से 3 चीज़ की बात करें, लिक्विडिटी, तो गोल्ड को आप एनी टाइम सेल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो ये जो है मीडियम स्केल में आता है, मतलब लिक्विडिटी जो है मीडियम स्केल में आती है। दूसरी चीज़ है इसका जो रिस्क है। तो भाई गोल्ड का रिस्क एक ही चीज़ है कि चोरी हो सकता है, इसके अलावा और कोई रिस्क गोल्ड में नहीं है। तीसरी चीज़ है रिटर्न। तो रिटर्न मैंने आपको बता दिया, ये बीट कर रहा है इन्फ्लेशन को, ये बीट कर रहा है FD को, ये बीट कर रहा है सेविंग अकाउंट्स को। तो अगर आप गोल्ड लेते हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके साथ में जो चौथा इन्वेस्टमेंट टाइप है वो है रियल एस्टेट। लोग घर खरीदते हैं, लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लोग दुकान खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये है कि लास्ट 10 साल का अगर आप प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन देखें या रियल एस्टेट का मार्केट देखें तो यहाँ पे 3% से लेके 5% का जो रिटर्न है वो उसने जनरेट किया है, मतलब कि काफ़ी कम है, इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। तीनों तरीके से फिर से एक बार चेक करते हैं। रियल एस्टेट में आपका जो लिक्विडिटी है बहुत 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 ही कम है, क्योंकि आप एनी टाइम घर सेल नहीं कर सकते। अगर आपने कोई घर 25 लाख रुपए में लिया है, आपको अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है, आप इमीडिएट उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है रिस्क। तो भाई प्रॉपर्टी के अंदर रिस्क क्या है? रिस्क बहुत ही बड़े फैक्टर होते हैं। जैसे आपने कोई जगह पे प्रॉपर्टी ली है, उसके आजू बाजू की जो ज़मीन है वहाँ पे फ्लडिंग हो गया फॉर एग्जांपल, तो उस टाइप पे वहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसके रेट गिर जाएंगे। दूसरी चीज़ है वो जो प्रॉपर्टी का रेट है बहुत गवर्नमेंट की स्कीम पे ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ है कि लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए आपकी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। अगर दोस्तों प्रॉपर्टी का बाइंग और सेलिंग होगा नहीं तो रेट जो है बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। यही हुआ लास्ट 2 साल के अंदर जब कोविड था, यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो बाइंग सेलिंग है वो रुक गया, और जिसने भी खरीदी बहुत ही कम रेट पे खरीदी। इसका पर्पस भी एक ये था कि यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उसने कम रेट में प्रॉपर्टी बेच दी, तो इससे जो प्रॉपर्टी के रेट है वो काफ़ी गिर गए कोविड टाइम पे। लास्ट पिछले अगर 2 से 3 साल का अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री देखें तो प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही गिर गए। तो यहाँ पे जो रिस्क वाली बात है वो यहाँ पे लागू होती है। तीसरी चीज़ जो है वो है रिटर्न। तो रिटर्न यहाँ पे 3 से 5% का लास्ट 10 साल का जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से है। तो तीनों में ही प्रॉपर्टी जो है फिट नहीं बैठती है, बट फिर भी आपके पास एक घर तो होना चाहिए खुद का जिसमें आप रह सको। अब जो पांचवी चीज़ है लोग जहां पे इन्वेस्ट करते हैं वो है स्टॉक मार्केट। और आज के दिन में स्टॉक मार्केट भैया बूम पे है, क्योंकि अगर मैं आपको रिसेंट एक सर्वे का रिजल्ट बताऊं तो पिछले 9 महीने के अंदर गुजरात के ही 75 लाख जो इन्वेस्टर है उसने
21,000 करोड़ का रिटर्न जनरेट किया। आप सोच सकते हैं 21,000 करोड़ का रिटर्न यहाँ पे सिर्फ 75 लाख लोगों ने जनरेट किया। अगर पर पर्सन भी गिने तो यहाँ पे 20 लाख रुपीस लोगों ने जनरेट किए हैं पर पर्सन पिछले 9 महीने के अंदर। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए CDSL का जो आप अगर उसका स्टॉक देखेंगे, अगर आप BSE का स्टॉक देखेंगे, बहुत ही बूम पे है, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। इसी के लिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा आज आ रहे हैं। फिर से 3 चीज़ की बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी, तो यहाँ पे लिक्विडिटी मीडियम है, क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप इजीली 7 दिन के अंदर जो है उसका कैश जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है रिस्क, तो यहाँ पे भाई रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, आपके पूरे पैसे भी डूब सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है कोई स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का, और आपने इन्वेस्ट कर दिया या मार्केट जो है बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जैसे कोविड के टाइम पे परफॉर्म किया था, तो यहाँ पे आपके पूरे पैसे भी जा सकते हैं। थर्ड थिंग है रिटर्न, तो भैया जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिटर्न तो रहने ही वाला है। यहाँ पे जो है मिनिमम आपको 12% से लेके आपको 30% तक का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो कोविड टाइम है, जब से मार्केट डाउन गया उसके बाद से जो रिकवरी फेज आया है, उस रिकवरी फेज में लोगों को 60%, 70% और 100% तक का रिटर्न यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दिया है। इसका मतलब यह है कि 1 साल में भी लोगों ने पैसा यहाँ पे डबल किया है। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आपको अभी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज बताना तो बाकी है, तो थोड़ा ठहर जाइए। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस हिसाब से अपना जो सैलरी है, अपना जो इनकम है, उसको डिवाइड करना चाहिए और उसका प्लानिंग करना चाहिए, जिससे आप कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए रोक सके। लोगों को यही नहीं पता होता कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए ताकि मेरा जो घर है वो भी अच्छे से चलता रहे, मेरी पर्सनल नीड है वो भी अच्छे से चलती रहे। इसके ही प्रॉब्लम यही यहाँ पे ही प्रॉब्लम ये होता है कि लोग कभी कभी ज़्यादा सैलरी जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, कभी कभी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो एक सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम है 50-30-20 रूल। ये बहुत ही अच्छा रूल है। 50% आपका जितना भी सैलरी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपका 50,000 सैलरी है तो उसका 50% यानी 25,000 रुपए आपको अपने घर खर्च के लिए साइड में कर देने हैं, उसको आपको टच नहीं करना है। आप अगर आपका बीवी हैंडल कर रही है आपका घर, आप उसको दे दीजिए, या अगर आप खुद हैंडल कर रहे हो वो 25,000 को साइड कर दीजिए। आपको पूरा महीने का राशन पानी उसी से खरीदना है, ठीक है। बचा हुआ 30%, तो 30% कितना होता है 15,000 रुपए। वो 15,000 रुपए आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखने हैं, अपना खुद का एंटरटेनमेंट। आपको बाहर घूमने जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, महोत्सव करना है, जो भी करना है वो 15,000 रुपए से आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं। बट अगर आपका वो एंटरटेनमेंट कॉस्ट जो है उससे कम है, 5,000 रुपये में आप कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपका उसमें से जो भी पैसा बचता है वो आपको इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में डालना है। अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 50-30-20 रूल के हिसाब से 20% जो है वो होता है 10,000 रुपये। तो वो 10,000 जो रुपये है वो हर मंथ आपके इन्वेस्टमेंट में जाने चाहिए, वो उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आपका जो 50% है उसको आपको टच कभी नहीं करना है। आपको टच करना है आपका जो पर्सनल वाला जो अमाउंट है 15,000 रुपये, उसमें से आप जितना भी सेव करते हैं आप अपने 10,000 रुपये में ऐड कर दीजिए और उसका इन्वेस्टमेंट करिए। ये रूल को अगर आप फॉलो करेंगे, आपका जो पैसा है बहुत अच्छे से ग्रो होगा, आपको भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, 50-30-20 रूल का, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से अलग से इसको देख सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि ये 5 तरीके में से कैसे हमको पैसा जो है यहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों 3 तरीके हैं जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला है कि एक इमरजेंसी लिक्विड फंड जो है, जो हमको चाहिए होता है अर्जेंटली। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये महीने का खर्चे के लिए 25,000 रुपए रखे हुए हैं और कुछ अचानक से एक इमरजेंसी आ गई, छोटी सी इमरजेंसी है, तो उस केस में मेरे पास में 10, 20, 15,000 रुपए होने चाहिए ताकि मैं इसको इमीडिएटली वहां पे खर्चा कर सकूं। तो आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपको 15 से 20,000 या 25,000 आप डिसाइड कर सकते हैं कितना लिमिट का पैसा रखना है। तो वो पैसा जो है वो आपके जो है सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। दूसरा चीज है जो है इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड कब काम आता है? जब आपकी अचानक से नौकरी चली जाती है, तो वैसे केस में आपके पास में कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि आप 6 महीने 1 साल तक जो है बिना जॉब के भी अपना घर का जो खर्चा है वो चला सके। तो यहां पे थंब रूल ये कहता है कि 6 सैलरी, आपकी जो करंट सैलरी है उसका 6 टाइम आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड
का पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा 50,000 रुपए सैलरी है और इसके हिसाब से मेरा 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड बनता है, तो मुझे वो इमरजेंसी फंड कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एफडी में डाल सकते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए 6 महीने का या 1 साल का जो एफडी है वैसे एफडी में डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है लिक्विड फंड्स। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो लिक्विड फंड कहलाते हैं, उसमें भी आपको 7% तक का जो रिटर्न है सालाना मिल जाता है। तो ऐसे जो फंड्स है वहां पे आप अपना इमरजेंसी फंड का जो पैसा है वो यहां पे डाल सकते हैं। थर्ड चीज आती है जिसका जो पैसा जो है आपको इमीडिएटली जरूरत नहीं है, आप कुछ गोल के लिए सेट कर रहे हैं, आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आप एजुकेशन के लिए बच्चों की शादी के लिए जो आप पैसा यहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, या वो जो पैसा है वो पैसा आपको कहां पे रखना चाहिए। तो वो पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब लंबे अंतराल के लिए हमको इमीडिएट जरूर नहीं पड़ने वाला है 1, 2, 5 साल के अंदर में। तो वो जो पैसा है 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला चीज है गोल्ड के ऊपर आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट भी एक तरीका है, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि रियल एस्टेट का मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएटेड रहता है और कुछ प्रॉपर्टी जो है यहां पे कभी फंस जाती है तो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो यहां पे जो पहला तरीका है वो है गोल्ड। आप गोल्ड खरीद के यहां पे अपना जो कुछ अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ अमाउंट आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आप में से बहुत लोग बताएंगे कि स्टॉक मार्केट का हमको कोई भी नॉलेज नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी रिसर्च या थोड़ा सा भी कंपनियों के बारे में पता है तभी आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, वरना मत करिए। अभी यहाँ पे दूसरा जो बहुत ही आसान तरीका है वो है म्यूचुअल फंड। तो आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे अपना खुद का एक कुछ छोटा सा रकम 500 रुपए महीने से शुरू कर सकते हैं। एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपका जो वो किस्त है कटता रहेगा और यहाँ पे जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड का, लास्ट वीडियो में मैं बताया था बहुत अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट होता है। मैंने आपको उसमें 24% सालाना रिटर्न वाले भी म्यूचुअल फंड बताए थे। यहाँ पे मिनिमम रिटर्न जो है आपको 12% तो मिलता ही मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें स्टॉक मार्केट जो है मतलब म्यूचुअल फंड जो है वो उसका अमाउंट जो है वो होना ही चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो की बोनस टिप्स आपको देना चाहता हूं। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में कुछ पैसा लमसम में पड़ा होता है और कुछ वीडियोस हम लोग देखते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर होते हैं या एडवर्टाइजमेंट, उसके जरिए हम कोई प्रोडक्ट के ऊपर में यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं और उससे हम लोग वो प्रोडक्ट का जो बाइंग डिसीजन है वो तुरंत ले लेते हैं और उसको खरीद लेते हैं। तो 1 वीक 2 वीक तक अच्छा चलता है, उसके बाद में फिर आपको इंटरेस्ट उड़ जाता है। तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स है आपको इमीडिएट बाइंग डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि आप कुछ बड़ा अमाउंट जो है कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दे। आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए या कुछ ऑप्शन के ऊपर भी देखना चाहिए कि क्या रियली आपको ये प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक आईफोन लेना चाहते हैं, मतलब आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं और आपको अभी पता चला नया मार्केट में फ़ोन लॉन्च हुआ है iPhone 13 और वो काफ़ी अच्छा स्पेक है, दोस्तों ने लिया है, मतलब थोड़ा स्टेटस भी पड़ेगा तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन वो फ़ोन जो है 1 लाख से ऊपर का है। तो अगर ऐसा बाइंग डिसीजन आप लोग लेते हैं जबकि आपकी सैलरी भी उतनी नहीं है तो वहां पे वो जो बाइंग डिसीजन है रॉन्ग साबित होगा आपके लिए। जबकि आप 8,000 10,000 वाले जो नॉर्मल फोन है उससे भी आपका काम चल सकता है। तो आपको ऐसे बड़े जो बाइंग डिसीजन है इमीडिएटली नहीं लेने चाहिए, उल्टा आपको अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये भी एक इन्वेस्टमेंट का टाइप है। आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए, बुक्स खरीदिए, कोई प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करिए जिससे आपका नॉलेज बढ़े, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज गेन होगा, लंबे टाइम के बाद में वही आपको रिटर्न जो है वो देने वाला है। तो दोस्तों ये छोटे से वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर करके बताई है। लोग छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, मैं सारा टॉपिक एक साथ इकट्ठा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे कौन सी 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 5 ऐसे तरीके जहां पे आप जनरली इन्वेस्ट करते हैं, उसका क्या रिटर्न आता है और उसके जो रिस्क है वो क्या है। इसके साथ में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, आपको घर का खर्चा कैसे चलाना चाहिए, 50-30-20 रूल के बारे में बताया, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी ये वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नए वीडियोस पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।